हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है 25वीं क्लास होने वाली है और आज हम पॉलिटी के ऊपर देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का 25 क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन, और जो क्लास है हमारी वो है 25वीं। ठीक है, 25। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद आपको बताना है, ये जो ऑप्शन में दिया गया है, संविधान के कौन से अनुच्छेद संशोधन के जरिए, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद नहीं है, कौन सा संशोधन है। ठीक है, कौन से संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। आपको बताना है कि जो आरक्षण होता है, ठीक है, एससी को इतना, एसटी को इतना और ओबीसी को इतना और अदर्स को इतना जो होता है, तो हमें बताना है कि कौन से संशोधन के जरिए जो है आरक्षण पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 101, दूसरा 102, 103 या फिर 104। तो ये जो है 103 संशोधन। ठीक है, 103 संशोधन के जरिए जो है भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। यानी हमें बताना है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में संविधान का जो है संशोधन सबसे पहली बार किया गया था। तो ऑप्शन है 1947, फिर बी ऑप्शन है 1951 और 1953 या 57। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से वर्ष में पहली बार जो है संविधान का संशोधन किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, 1953। नहीं सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, संविधान का संशोधन सबसे पहली बार जो है कब किया गया था, 1951 में। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची के संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमें अनुसूची बताना है, कौन सी अनुसूची जो है, कौन सी अनुसूची के संशोधन करने की आवश्यकता होती है ताकि हम नए राज्य का गठन कर सकें। तो पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची या फिर प्रथम अनुसूची, या फिर यहाँ पे ले लीजिए सी ऑप्शन हो गया, दूसरी, प्रथम, ये चौथी और पांचवी। ठीक, तो ऑप्शन है दूसरी, प्रथम और चौथी और पांचवी। कौन से हमें जो है अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा ताकि हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचियाँ मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें जो है राज्यों के बारे में बताया गया प्रथम अनुसूची में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। अब हमें बताना है कि जो है अनुच्छेद जो 368 है, 368, वह किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है वित्त आयोग के गठन से, दूसरा है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, तीसरा है आपातकालीन उपबंध से, या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। तो किससे संबंधित है, ये जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। हमें बताना है कि संविधान में कौन सा संशोधन है। ठीक है, कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके मंत्रियों की अधिकतम संख्या
निर्धारित करता है या सीमित करता है, ठीक है। तो 97 अमेंडमेंट या फिर 91 अमेंडमेंट या 93 अमेंडमेंट या 95 अमेंडमेंट, तो कौन करता है? बी, ठीक है। 91 संशोधन यानी अमेंडमेंट। 91 अमेंडमेंट के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसके मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, यानी हमें बताना है कि जो संविधान का 52 अमेंडमेंट है वह किससे संबंधित है। दल बदल से है या आरक्षण से है, निर्वाचन से है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से है। तो किससे है यह है दल बदल से, ठीक है। जो 52 अमेंडमेंट है वह दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिए, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जिसका 18 वर्ष आयु हो जाती है वह वोट देने लायक हो जाता है, यानी मतदान देने लायक हो जाता है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो हमें बताना है कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। 1992 73 अमेंडमेंट के अधिनियम द्वारा, या फिर 2002 86 संशोधन द्वारा, या फिर 1992 74 संशोधन, या फिर 1989 61। तो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष तय कर दिया गया था, ताकि कोई भी आम आदमी जो होता है 18 वर्ष का वह वोट यानी मतदान कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी, ठीक है। 1989 का जो 61 अमेंडमेंट है उसके तहत ये किया गया था। एट क्वेश्चन है, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताएं जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल, ठीक है, मतदाता सूची जो वोटर रोल पर एकमात्र मतदाता था। 2019 का ये है वो, ठीक है, जब 2019 का ये चुनाव हुआ था उस टाइम का है। तो बताना है कि गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताना है जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल में एकमात्र मतदाता था। तो मनोज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, असरा अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा निर्वाचन, या फिर वस्त्रपुर गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, या करंज सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो कौन सा था? बानेज, सॉरी मैं मनोज बोल रहा था, बानेज, ठीक है। बानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था जहाँ पे एकमात्र जो है मतदाता था, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम हमें यहाँ पे सीटें बतानी है, ठीक है, कम से कम जीतता है, कितनी सीटें जीतता है, और सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुनते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे सदस्यों का, तो जो है और सीटें जो होती हैं, तो 11 सीटें, 21 सीटें, या 16 सीटें, या फिर 26 सीटें। तो कितनी होनी चाहिए? 11 सीटें। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनता है तो उसे विभिन्न में से क्या करना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, और दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे इनमें से क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है बताना है। किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीतें, या फिर कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना
होगा, या फिर पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतदाताओं के कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे, या कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए। ठीक है। यदि कोई राजनीतिक दल है और मान्यता प्राप्त राज्य राजनीति दल बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, किसी विधानसभा में आम चुनाव में कम से कम जो है 6% वैध वोट जीतना अनिवार्य होता है। ठीक है। और कम से कम 2 सीटों पे वह उसकी जीत होनी चाहिए, तब जाके उसको मान्यता मिलेगी। फिर 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में रूप में उल्लिखित है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो संबंधित प्रावधान है वह निम्नलिखित में से कौन से भाग में है। ठीक, तो मौलिक अधिकार में है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक कर्तव्य में है, या राज्यों में है। तो कहाँ पे है ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था। जो विधि अधिकारी थे प्रथम वो कौन थे। केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 13 क्वेश्चन हमारा अगला, परक्राम्य लिखित अधिनियम। यहाँ पे आपको हमें बताना है ऑप्शन जो है से संबंधित है, संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। विनियम बिल विनियम बिल और वचन पत्र और चेक, या फिर लदान बिल या विनियम बिल और वचन पत्र। फिर 3rd ऑप्शन जो है वचन पत्र, हुंडी और चेक। यह डी ऑप्शन है वचन पत्र, मतदान बिल और हुंडी। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो परक्राम्य लिखित अधिनियम है वो किससे संबंधित है। वह विनियम बिल, वचन पत्र और चेक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पार्टी जो कौन सी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो कौन सी नहीं है इसमें से, ये है, ये जो है नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। यानी किसके विरुद्ध जो है अभियोग नहीं, अभियान नहीं है, अभियोग है। ठीक है। किसके विरुद्ध जो है अभियोग चला नहीं सकते, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है संविधान में। ठीक है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। तो किसके ऊपर है, राज्य के राज्यपाल के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। वह जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। जो भारत की संसद है उसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है वह कब लागू किया गया था। 1950, या फिर 1955, या फिर 1957, या फिर 1961 में। कब किया गया था ये था
1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A यानी 300A जो है निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? जो आर्टिकल 300A है वह किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से संबंधित शिक्षा से वंचित नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं होगा, या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, या कोई भी व्यक्ति अपनी निजता यानी जो प्राइवेसी होती है उससे वंचित नहीं होगा। ये जो है 300A किसकी गारंटी देता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है, 324 से और 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? ऑप्शन है चुनाव से हैं, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, या पंचायत से, या फिर एक राज्यपाल की शक्ति से। तो वह किससे हैं? चुनाव से, ठीक है। जो 324 और 329 तक हैं जो वह चुनाव से संबंधित हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल से कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या फिर कितने वर्षों, ये ठीक है, कितने वर्षों की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बताना है कि जो है सीईसी और चुनाव आयुक्त, ठीक है, इसके जो आयुक्त होते हैं इनके कार्यकाल जो है 6 साल तक होते हैं, 6 साल, और उनकी जो एज होती है, हमें एज बतानी है यहाँ पे कितने वर्ष तक, या फिर 6 साल पहले हो जाए या फिर एज पहले हो जाए, उससे जो भी पहले आता है उस टाइम वो पद छोड़ना होगा। तो हमें जो एज है वह बतानी है, ठीक है। तो एज है 60, 65, 62 या फिर 67। तो इसका जो राइट आंसर है बी, 65 वर्ष, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन आता है, जैसे जहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, जिसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 साल का, ठीक है, तो उसका जो एज भी होती है, लास्ट एज होती है उसकी 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष, ठीक है। और जिसका कार्यकाल जो 4 साल का होता है उसकी एज कितनी निर्धारित की जाती है? 62 वर्ष, ठीक है। आगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष हमें जो बताने हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी आयु, ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु हमें बतानी है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, या 67 या फिर 70। तो कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल इनका जो होता है 6 वर्ष और या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। बाईसवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची कौन सी अनुसूची, ठीक है। अनुसूची के नाम बताना हमें यहाँ पे। भारत के संविधान की अनुसूची में से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं, ठीक है। कौन सी अनुसूची है? 5वीं है, 10वीं है, 6ठी है या 4थी है? तो कौन सी है? 6ठी, ठीक है। 6ठी अनुसूची जो है 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है,
उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। 23rd क्वेश्चन है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, यहाँ पे जगह का नाम बताना हमें। कोंकणी की शासकीय भाषा है, कोंकणी की कौन सी शासकीय भाषा है? चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप या फिर दिल्ली? तो कौन है? दमन और द्वीप। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? ठीक, तो कौन से अनुसूची के तहत है ये? यह है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो प्रशासन हैं वो कौन से अनुसूची के तहत आते हैं? 6वीं अनुसूची। ठीक है, 6th शेड्यूल के, अभी हमने पढ़ा था। 25th क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अब हमें बताना है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या फिर अनुच्छेद 248? तो कौन सा है? अनुच्छेद 240, सॉरी अनुच्छेद 244। ठीक है, 244 जो है संबंधित है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन के जरिए, डैश भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है? कुवी, डाठो, दिमसा या माल्टो? तो कौन सा है? दिमासा। ठीक है, 27th क्वेश्चन है भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? भारत में जो है वोट हम कब दे सकते हैं, कौन सी आयु जब होगी, कौन सी एज का जब हम हो जाएंगे तो वोट दे सकते हैं? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष? तो सिंपल क्वेश्चन है 18 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वह मतदान कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर या वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। 29th क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? हमें बताना है कि संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी या फिर राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस जो होता है, ठीक है, या वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। ठीक, तो कौन सा नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग को अब जो है नीति आयोग बोला जाता है, नीति। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। 29 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? जो संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है उसको बताना है हमें। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा या विदेशी मामले या युद्ध और संपत्ति? तो कौन सा है? सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो अभी आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए।
और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक इसको पहुंचाइए और कमेंट करिए जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि नई वीडियो हम बनाएं और उस टॉपिक पे आपको अच्छे से समझाएं, तो हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देंगे। उस टॉपिक का नाम बताइए। और लास्ट में दोस्तों यही कि आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।